Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learners Academy. I'm Farhad Jan, clinical psychologist and trainer. Previously we discussed about test types and the significance of the test. Today we are going to discuss about testing process, test administration and test taking. This is gonna be our lecture number 5. Okay. टेस्ट की टाइप्स भी समझ आ गई होंगी, टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किन पर्पज़ के लिए हम लोग टेस्ट को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें होपफुली आप लोगों को क्लियर होंगी. नाउ इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस कि एक टेस्ट आपने कैसे एडमिनिस्टर करना है, उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हुए क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इन होल कि आपने टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब आप किसी भी सेटिंग में हैं, ठीक है, आपके पास कोई पर्सन आता है, क्लाइंट आता है, आपने उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि वो किस प्रॉब्लम से आए हैं, ठीक है, उनका क्या पर्पज़ है वो आपके पास आने का, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना टेस्ट जो है वो देखते हैं कि कौन सा टेस्ट सूटेबल है और क्या वाकई में जो टेस्ट आप एडमिनिस्टर करेंगे वो वैलिड है या फिर नहीं है. ठीक है, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू लिसन टू योर क्लाइंट. आपने उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया एंड देन यू डिसाइड कि विच टेस्ट विच असेसमेंट टूल इज़ अप्रोप्रिएट टू मेजर दैट डोमेन. ठीक हो गया. अच्छा, तो अब इसमें आप अगर एग्जांपल लें इस चीज़ को समझने के लिए, लाइक आप क्लिनिकल सेटिंग में आप काम कर रहे हैं और आपके पास कोई भी पेशेंट आया है, वो उसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स हैं, वो साइन एंड सिम्टम्स जो आपको बता रहे हैं, आपने अंडरस्टैंड किया कि इसमें डिप्रेशन हो सकता है. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज़ ऑफ द एग्जामिनर एज वेल. ठीक है, और कि वो कैसे जो है ना वो कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है एंड देन वो कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग उसकी कितनी अच्छी उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है. उसने डिसाइड किया कि अगर इसको डिप्रेशन है, ये अनएजुकेटेड भी है, सो हेमडी वो उस पर एडमिनिस्टर करेगा. ठीक है, तो अब हेमडी को एडमिनिस्टर किया गया, अब ये क्या यहाँ से उसका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ब्रीफ कि आपने कैसे टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है. क्लाइंट है, टेस्ट आपने डिसाइड कर लिया, देन यू एडमिनिस्टर द टेस्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द ऑल द एथिक्स जो टेस्टिंग की हैं. ठीक है, आपने उन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है और आपने टेस्ट एडमिनिस्टर करना है. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, एज आई टोल्ड यू कि आपने उसमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, टेस्ट आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, पेपर पेंसिल टेस्ट है, किस एनवायरनमेंट में आपने उस टेस्ट को अप्लाई करना है, ये सारी जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, देन आफ्टर डैट व्हेन द योर क्लाइंट हैज़ फिनिश द टेस्ट, आपने उसके बाद उसकी टेस्ट स्कोरिंग करनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है एंड देन आपका फाइनल जो रिज़ल्ट आता है वो आपका उसको आउटकम कंसिडर किया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, टेस्टिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं. सबसे पहली चीज़ कि आपकी आपकी और आपका जो क्लाइंट है उनके दरमियान एक रेपो डेवलप होनी चाहिए, रेपो इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कोई भी पर्सन आया है फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्पस, तो आपने उसके साथ एक आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद जब आप ज़ाहिर आपका रेपो डेवलपमेंट हो गई है, देन यू विल गो कि आप अपने टेस्ट जो आपने एडमिनिस्टर करना है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, आपने टेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना है. तो ये टेस्टिंग कंडीशंस हैं. इसके अलावा जो होनी चाहिए कंडीशंस जो फुलफिल होने चाहिए, डेट इज़ कि एक काम इन्वायरमेंट होना चाहिए. ठीक है, आपका जो क्लाइंट है वो डिस्टर्ब ना हो, कोई शोर शराबा ना हो वहाँ पे. ठीक है, ताकि किसी भी किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके टेस्टिंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो, ताकि जो चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हैं आपको आपका जो डिज़ायर्ड या अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट है वो आपको मिल सके. तो टेस्टिंग जो कंडीशंस हैं उनका फुलफिल है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोगों ने प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया ब्रीफली और साथ हम लोगों ने कंडीशंस को भी डिस्कस किया. नाउ कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस और वो आपके रिज़ल्ट को, आपके टेस्टिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लाइक आपका जो एग्जामिनर है, ठीक है,
उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो जो टेस्ट अप्लाई कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, उसके पास उस टेस्ट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर दैट टेस्ट, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि टेस्ट है, इसकी क्या नॉर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, मैंने इसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से करना है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जामिनर उसकी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जामिनिंग कि जिससे आप टेस्ट ले रहे हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सिमिलरली उसको आपने जो है वो कीप एंड काम इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड करना है, आपने उसके एप्टीट्यूड को भी देखना है, उसकी एबिलिटीज़ को भी आपने फोकस करना है कि वेदर दैट पर्सन इज़ एबल टू डू दैट टेस्ट और नॉट, ठीक है। लाइक कोई भी पर्सन है, वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, और आप उससे पेपर पेंसिल टेस्ट तो नहीं करवा सकते ना, ठीक है। सो यहाँ पे है कि आपने अपना जो आपका क्लाइंट है या जो आपका एग्जामिनी है, आपने उसकी कंडीशंस को भी देखना है कि वेदर वो उस सारी सिचुएशन सुटेबल हैं उस टेस्ट के लिए या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लें एक अच्छे एग्जामिनर की, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जामिनर है, ही मस्ट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेस्ट, अबाउट इट्स नेचर, ठीक है। उसके बाद ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ही मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस, ही मस्ट हैव प्रॉपर एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी स्पीच, उसका स्पीकिंग स्टाइल, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तब भी आपकी रेपो इजीली डेवलप हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पैथेटिक है, दैट पर्सन मस्ट बी एम्पैथेटिक। अगर क्लिनिकल सेटिंग्स की बात की जाए तो बहुत से क्लाइंट्स आपके साथ बड़े डिस्टर्ब्ड कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने अपने क्लाइंट की तरफ एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। और दैट पर्सन मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर। जब टेस्ट ले रहे होते हैं समटाइम्स वहाँ पे आप जो एग्जामिनर है उसकी ऑब्जर्वेशन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत से क्लाइंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकता है उस टाइम पे। और उसके अलावा यू मस्ट हैव द गुड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। एज आई डिस्कस बिफोर कि क्यों ज़रूरी है, लाइक कोई भी पर्सन उसके पास आ रहा है तो वो जब तक उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, तो दैट पर्सन मे फेस द प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट, ठीक है। प्रोफेशनल होना चाहिए उसका एटीट्यूड, ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड उसके अलावा he should have the ability to quickly understand and quickly respond on the time response from the examiner is necessary, ठीक है। सो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि क्या कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है टेस्ट को, क्या क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में आप टेस्ट अप्लाई करेंगे, कौन सी कंडीशन सूटेबल हैं, फिर एग्जामिनी के बिहाफ पे कौन से फैक्टर्स हैं और एग्जामिनर के बिहाफ पे कौन से करेक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन हम लोगों ने एक अच्छे एग्जामिनर के करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट डिफरेंट सेटिंग्स में हम लोग अप्लाई करते हैं। 3 मेन सेटिंग्स हमारे पास आती हैं। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में एकेडमिक पर्पज़ के लिए हम लोग टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, हायर करने के लिए लोगों को फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ऑक्यूपेशनल सेटिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट्स को यूज़ किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल सेटिंग्स, सो इन द क्लिनिकल सेटिंग्स साइकोलॉजिकल टेस्ट और द असेसमेंट्स आर यूज बेसिकली फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, ठीक है, कि आपने डायग्नोस करना है कि आपका जो क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प आउट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया था। थैंक यू सो मच।